हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमने वैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 101 कंप्लीट हमने कर लिया है। लेकिन मैं उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड करूंगा और इस टॉपिक को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कंक्लूड करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है, जो एडिशनल टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 101 में, वो है हमारे पास बुलिश एंड बियरिश। अच्छा, मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में बुलिश और बियरिश का टर्म जो है वो बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है। मैं आपको ये टर्म्स की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। बुलिश का सिंपली मतलब है, अच्छा, बुलिश का सिंपली मतलब यह है कि जो एसेट है जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस ऊपर जा रही है तो हम कहते हैं कि वो चीज़ बुलिश है। ठीक है। वो जो एसेट है या वो जो फाइनेंशियल एसेट है वो बुलिश है। ठीक है ना। इसी तरह जो बियरिश है, बियरिश का सिंपली मतलब ये है। बेरिश का सिंपली मतलब यह है कि वो एसेट जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस नीचे गिर रही है या नीचे जा रही है, तो हम बोलते हैं कि वो फाइनेंशियल एसेट जो है वो बेयरिश है। बस। ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन इवेंट्स। ठीक है। रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ इवेंट्स, ये क्या होते हैं? ठीक है ना। पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिस्क ऑन इवेंट्स की तरफ। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मैं रिस्क ऑन इवेंट्स की तरफ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है। ताकि आपको समझ में आ जाए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन इवेंट्स क्या होते हैं। पहले मैं इनके पॉइंट्स लिख दूं पहले। तो सबसे पहले मैं रिस्क ऑन इवेंट्स से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अब ये रिस्क ऑन इवेंट्स है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। ठीक है। ये मैंने चार पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं हर पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ये टोटल चार पॉइंट्स है रिस्क ऑन इवेंट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिस्क ऑन इवेंट्स है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर जो है ना, वो ज्यादा रिस्क लेता है ताकि वो ज्यादा रिटर्न बना पाए, वो ज्यादा प्रॉफिट बना पाए। ठीक है। और वो कब लेता है? वो तब लेता है कि जब इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं, जो किसी भी मुल्क की या किसी भी कंट्री की या वर्ल्ड की जो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो अच्छी होती हैं। ठीक है। तब जो है वो इन्वेस्टर जो है वो रिस्क ऑन मोड पे चला जाता है और वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करता है ताकि वो हायर प्रॉफिट जनरेट कर सके। ठीक है। और रिस्क ऑन इवेंट्स जो होता है वो इन्वेस्टर या ट्रेडर का एक सेंटीमेंट होता है। मतलब रिस्क ऑन का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर या ट्रेडर रिस्क लेना पसंद कर रहा है। ठीक है। तभी हम उसको बोल रहे हैं रिस्क ऑन। ठीक है। ये एक सेंटिमेंट होता है ट्रेडर या इन्वेस्टर का, जो हमें ये बताता है कि ट्रेडर या इन्वेस्टर रिस्क लेना पसंद कर रहा है। ठीक है। ज्यादा रिस्क लेना पसंद कर रहा है। ठीक है। और रिस्क ऑन इवेंट्स में कौन कौन सी हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस होती हैं? ठीक है।
कौन कौन सी जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि हमारे पास के इन्वेस्टर या ट्रेडर ज्यादा रिस्क लेना तब पसंद करता है जब जब हमारे पास फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। ठीक है, फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस। और फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही होती है, ठीक है, या पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही होती है। या फिर जीडीपी ग्रोथ, ठीक है ना, जीडीपी जो है किसी भी कंट्री या पूरी दुनिया का जीडीपी जो है मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होता है या अच्छा जा रहा होता है। ठीक है। मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स होते हैं, मैं आपको बुलिश के बारे में पहले बता चुका हूं कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो उनकी जो प्राइस, उनके जो एसेट्स हैं, उनकी प्राइसें जनरल तौर पर ऊपर जा रही होती हैं, तकरीबन बहुत सारे एसेट्स की या तकरीबन हर एसेट की। ठीक है। या फिर स्टॉक मार्केट बूम होता है, स्टॉक मार्केट की प्राइसें जो है वो बहुत अच्छी जा रही, मतलब ऊपर जा रही होती हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट का मतलब महंगाई, महंगाई का जो रेट है वो लो होता है। ठीक है। लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स होते हैं, मतलब ये कि बेरोजगारी कम होती है दुनिया में या किसी मुल्क में। ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट जो है, जो जो कि सूद के रेट्स हैं, जो कि हर कंट्री के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, वो भी ऊपर जा रहे होते हैं या वो बढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना। जियो पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म होता है। जियो पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म का मतलब ये है कि दो कंट्रीज के दरमियान जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि उन दो मुल्कों के दरमियान इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो बढ़ रही होती है। ठीक है। या फिर उनके दरमियान बहुत अच्छी कॉपरेशन चल रही होती है। ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे पास एक फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, और उस कंडीशंस में जो इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाया जाए। ठीक है। अब इस रिस्क ऑन इवेंट्स के दौरान ट्रेडर और इन्वेस्टर जो होते हैं वो रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। रिस्कियर एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो थोड़े रिस्की तो होते हैं लेकिन उनका प्रॉफिट रेशो भी अच्छा होता है। ठीक है। और वो अ- और वो एसेट्स हैं स्टॉक्स वगैरह, जो कंपनी के शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, जो कि कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, फॉरेक्स हो गई, कमोडिटीज हो गई, इंडेक्सेस हो गए। ये मैं आपको सारी चीजें पहले जो मेरी पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 101 में, ये सारी चीजें मैं उसमें बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। ठीक है। तो इन एसेट्स में जो है वो ट्रेडर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं जाऊंगा रिस्क ऑफ इवेंट्स की तरफ, कि रिस्क ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। पहले मैं सारा रिस्क ऑफ इवेंट्स के पॉइंट्स हैं वो जरा लिख लूं ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। रिस्क ऑफ इवेंट्स के भी चार हमारे पास पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। रिस्क ऑफ इवेंट्स में क्या होता है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर जो होता है वो ज्यादा रिस्क लेने से गुरेज करता है। ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेता, और वो अपने कैपिटल को बचाने की या अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। और बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है ना। और ये तब होता है जब दुनिया की या किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो। ठीक है ना। रिस्क ऑफ इन्वेस्टर रिस्क ऑफ इवेंट जो है, ठीक है ना, वो इन्वेस्टर या ट्रेडर का एक सेंटीमेंट है, वो इन्वेस्टर या ट्रेडर का एक एटीट्यूड है। ठीक है, जिससे ये पता लगता है कि इन्वेस्टर या ट्रेडर ज्यादा रिस्क लेने के हक में नहीं है, वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। तभी हमने इसका नाम दिया रिस्क ऑफ, मतलब वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। ठीक है। फिर ये कब होता है, ये तब होता है जब मार्केट्स के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर या दुनिया के अंदर या किसी कंट्री के अंदर अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस हों। जैसे इकोनॉमिक डिक्लाइन, दुनिया में या किसी कंट्री में इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा हो, जीडीपी डिक्लाइन हो रहा हो। ठीक है ना, बेयरिश सेंटीमेंट हो फाइनेंशियल मार्केट्स के।
अंदर। बेरिश सेंटीमेंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं अभी इसी वीडियो पे। ठीक है ना, बेरिश का मतलब ये है कि जब किसी फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइसें नीचे गिर रही हो, या फिर फाइनेंशियल मार्केट नीचे गिर रही हो, उनकी प्राइसें नीचे गिर रही हो, तो हम उसको बोलते हैं बेरिश। तो बेरिश सेंटीमेंट अगर मार्केट में हो, जिसमें तकरीबन बहुत सारे एसेट्स की या ज्यादातर एसेट्स की प्राइसें नीचे गिर रही हैं, ठीक है ना, तो उस दौरान ट्रेडर जो है वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता। या बेयरिश स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट हो, स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं, उनकी प्राइसें नीचे गिर रही हो या उनकी शेयर प्राइस नीचे गिर रही हो, उस दौरान भी ट्रेडर जो है वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता। या फिर हमारे पास हाई इन्फ्लेशन रेट्स हो। हाई इन्फ्लेशन रेट्स का मतलब ये होता है कि महंगाई ज्यादा हो। हाई एंड या फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हो। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का मतलब ये है कि हमारे पास ज्यादा दुनिया में या किसी कंट्री में बेरोजगारी हो। ठीक है ना, डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट हो दुनिया की, या कंबाइन या फिर किसी कंट्री की, जो कि इंटरेस्ट रेट है, जो कि सूद के रेट हैं, जो कि हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, वो नीचे गिर रहे हो, सॉरी वो नीचे गिर रहे हो। ठीक है। या फिर दो कंट्रीज के दरमियान जियोपॉलिटिकल टेंशन या टर्मोइल हो। ठीक है ना, या फिर दुनिया में जियोपॉलिटिकल टर्मोइल हो। जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरह होती है, जैसे दुनिया दो दो कंट्री के दरमियान वॉर हो रही है, जैसे हमें अभी रिसेंटली देखने को मिला गाजा और इसराइल के दरमियान जो वॉर चली, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो वॉर चली, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वॉर चली, इसी तरह बहुत सारी सिविल वॉर्स सोमालिया और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में हो रही हैं। इसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन और बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये रिस्क ऑफ इवेंट्स है। या फिर पेंडेमिक वाली सिचुएशन हो, पेंडेमिक जैसे हमारे पास अभी 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक आया था, जो कि 2 से 3 साल चला था। ठीक है ना, इन सिचुएशन में क्या होता है कि जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल होती है, बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में श्योरिटी बहुत कम होती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। उस दौरान इन्वेस्टर या ट्रेडर जो है वो कम रिस्क लेना पसंद करता है। और वो कम रिस्क कैसे लेता है? वो इस तरह लेता है कि वो ट्रेड या इन्वेस्ट करता है लेस रिस्की एसेट्स में। जो लेस रिस्की एसेट्स हैं हमारे पास, जैसे मेटल हो गए हमारे पास, जैसे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम, इनको हम सेफ हेवन एसेट्स भी बोलते हैं। या पे स्टेट बॉन्ड्स हो गए, किसी भी कंट्री का जो बॉन्ड्स जो कंट्री इशू करता है उस पे इन्वेस्ट करते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें रिटर्न तो कम होता है, प्राइसें जो है वो बहुत ज्यादा इसमें स्टेबल होती हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी कम होता है। ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ इवेंट्स। तो मेरे लिहाज से आपको रिस्क ऑफ इवेंट्स और रिस्क ऑन इवेंट्स का आइडिया अब हो चुका है। तो हम अब आगे जा रहे हैं। ठीक है, और हम अब पढ़ेंगे हलाल और हराम मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है ना, हलाल मैट्रिक्स फॉर फॉरेक्स एंड सीएफडी ट्रेडिंग। मतलब कौन कौन सी चीजें जो हैं, ऐसे कौन कौन से खूबियां हैं, ऐसी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो फॉरेक्स और सीएफडी ट्रेडिंग को हलाल बनाती हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट जो है वो लिस्ट डाउन करूंगा, और फिर आपके सामने उन पॉइंट्स को मैं आपको डिफाइन करूंगा आपके सामने। ठीक है। पहले मैं 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद मजीद 5 से 6 पॉइंट्स और लिखूंगा, और मैं हर पॉइंट को आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट है हैविंग एक्चुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप ऑफ द एसेट्स। ठीक है ना, मतलब ये है कि हम जो भी एसेट फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उसके पास हमारे पास एक एक्चुअल ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है ना, सीएफडी ट्रेडिंग में हमारे पास एक्चुअल ओनरशिप तो एसेट की नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग एक रियल एसेट्स में ट्रेड नहीं कर रहे। हम एक एक्सचेंज, जो कि हम जो है हम एक ओनरशिप बेस्ड एसेट्स में ट्रेड नहीं कर रहे, हम बल्कि डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस सूरत में
सीएफडीज और फॉरेक्स ट्रेडिंग को काफी उलमाए कराम हराम करार देते थे, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे पास इसमें कोई एक्चुअल ओनरशिप नहीं है एसेट की। लेकिन फिर इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दुबई और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ने एक शरिया काउंसिल बनाया, ठीक है ना, ट्रेडिंग के हवाले से। और फिर उन्होंने फिर एक इजमा कायम किया, और उन्होंने एक नया और फिर इजमा के मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए जिसमें फॉरेक्स और सीएफडी ट्रेडिंग को हलाल करार दे दिया गया है। अब वो पॉइंट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले है कि आप एक टियर 1 रेगुलेटेड ईसीएन, एसटीपी और रॉ स्प्रेड्स ब्रोकर के साथ ट्रेड करें, ठीक है ना। टियर 1 एसटीपी, रॉ स्प्रेड्स, रॉ स्प्रेड्स ईसीएन और एसटीपी ब्रोकर के साथ ट्रेड करें। आपने मार्केट मेकर के साथ ट्रेड नहीं करना, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग एक्चुअल ओनरशिप तो हमारे पास सीएफडी ट्रेडिंग में नहीं होती, लेकिन हम उन एसेट्स की कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप जरूर ले सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे लेते हैं कि ये ब्रोकर क्या करते हैं, जो कि टियर 1 ब्रोकर हैं, वो क्लाइंट्स के जो फंड्स होते हैं, जो जो उनके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े होते हैं, उसको वो एज अ इंटरेस्ट फ्री कोलेटरल लेते हैं। इंटरेस्ट फ्री कोलेटरल क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलेटरल क्या होता है। कोलेटरल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया। लोन जो है, आप अगर किसी बैंक से लेते हो या फिर किसी से लेते हो, वो असल में हराम नहीं होता, लोन हराम नहीं है। लेकिन लोन पे जो इंटरेस्ट रखता है वो हराम है। तो ये ब्रोकर्स जो कि टियर 1 रेगुलेटेड ब्रोकर्स होते हैं, ये आपके जो फंड्स हैं उनको कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट फ्री कोलेटरल की तरह। ठीक है, कोलेटरल क्या होता है अब मैं समझाऊंगा। कोलेटरल ये होता है कि जैसे आप अगर बैंक से लोन लेते हो, तो वो आपसे कोई चीज जामी रखते हैं आपकी, या फिर समझें कि वो आपकी किसी चीज पे कब्जा रखते हैं, ताकि आप उनका लोन वापस पे बैक कर पाओ, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं कोलेटरल। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ का, तो बैंक कहता है कि हमें अपने जो आपकी जो घर की प्रॉपर्टी है, या जो आपके जो गाड़ी के कागजात हैं, ओनरशिप कागजात हैं, वो आप हमारे हवाले कर दो। और एक हमारे साथ आप एग्रीमेंट करो कि अगर आप अपना लोन नहीं टाइम पर नहीं चुका पाए, तो हम आपकी गाड़ी या आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, या आपका गोल्ड वगैरह जो भी है, जो भी आप उसको एज जामी रखवा रहे हो या फिर उनको कब्जा दे रहे हो किसी चीज का, वो लोग बैंक वाले आपका जब्त कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं कोलेटरल। तो होता यह है कि जो टियर 1 ब्रोकर्स हैं, वो आपके फंड्स को इंटरेस्ट फ्री कोलेटरल, मतलब उसमें कोई सूद नहीं लगता, वो उसको एज अ कोलेटरल रखते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, वो आपके जो फंड्स जो हैं, जो आपके पैसे जो हैं, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, वो सेग्रीगेटेड अकाउंट में रखते हैं। वो रखते हैं सेग्रीगेटेड अकाउंट। सेग्रीगेटेड अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो लोग अपना जो उनके कंपनी के अकाउंट है, जिसमें उनके डेली के प्रॉफिट और लॉस और रेवेन्यू हो रहा होता है, उसमें वो लोग नहीं रखते। वो लोग अलग से बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, और उसमें वो क्लाइंट का जो डिपॉजिट है वो लोग रखते हैं। उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेटेड अकाउंट्स, ठीक है, उसमें वो लोग रखते हैं। और सेग्रीगेटेड अकाउंट्स में ये होता है कि आप किसी भी टाइम अगर आपको अपना ट्रेडिंग कैपिटल या ट्रेडिंग फंड्स को विड्रॉ करना है, आप सिर्फ अपने ब्रोकर को विड्रॉल रिक्वेस्ट देते हो, और वो आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेटेड अकाउंट्स, ठीक है। ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। तो ये अगर आप इस लिहाज से और इस पॉइंट को फॉलो करते हुए अगर आप सीएफडी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी सीएफडी ट्रेडिंग हलाल है, ठीक है। सेकेंड चीज होनी चाहिए, स्पॉट्स और इंस्टेंटेनियस ट्रांजैक्शन, नो डिलेड और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो फौरन हाथ के हाथ होनी चाहिए, ठीक है, हाथ के हाथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आप बाय कर रहे हो, आके के आपने बाय किया और ब्रोकर ने आपका जो आपकी पोजीशन है वो 10 दिन बाद खोली, ठीक है, इस तरह नहीं, ठीक है। आपका जो जो आपकी बाइंग और सेलिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, वो फौरन होनी चाहिए। आपने जैसी बाय दबाया, आपका फौरन एसेट बाय हो गया। आपने जैसी सेल दबाया, आपका फौरन एसेट सेल हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पॉट या इंस्टेंटेनियस ट्रांजैक्शन। अगर आप इस तरह इस लिहाज से ट्रेडिंग कर रहे हो फॉरेक्स या सीएफडीज में, तो आपकी ट्रेडिंग हलाल है, ठीक है। फिर उसके बाद होना चाहिए नो रिबा। आपकी ट्रेडिंग में कोई भी इंटरेस्ट या रिबा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। अब इसमें ये होता है जनरली कि अगर आप डे ट्रेडिंग या इंट्रा डे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसमें आपका रिबा इन्वॉल्व नहीं होता, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है। अब डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग जो होता है वो 24 घंटे से पहले पहले क्लोज हो जाती है। ट्रेड आपकी आपकी जो भी ट्रेडिंग पोजीशन खुली हुई है वो 24 घंटे से पहले ही पहले क्लोज हो जाती है। तो ब्रोकर जो है उसमें आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। उस इंटरेस्ट जो उस इंटरेस्ट को जो कि ब्रोकर आपको चार्ज करता है अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन जो है वो 24 घंटे से ज्यादा खुली हुई है, उसको हम बोलते हैं स्वैप। SWAP, स्वैप। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्वैप। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो जहां पे आपकी जो पोजीशन है वो 24 आवर से ज्यादा खुली है, तो ऑब्वियसली ब्रोकर जो है वो आपको इंटरेस्ट या स्वैप चार्ज करेगा। ठीक है। तो उस सूरत में आप क्या करो, अगर आप स्विंग ट्रेडर या पोजीशन ट्रेडर हो कि अगर आप ऐसी ट्रेडिंग करते हो कि आपकी ट्रेडिंग पोजीशन जो है वो 24 घंटे से ज्यादा लंबी खुली हुई होती है, ठीक है ना, तो आप स्वैप फ्री इस्लामिक अकाउंट्स पे ट्रेड करें। आप अपने ब्रोकर से बोलें कि आपको स्वैप फ्री इस्लामिक अकाउंट्स प्रोवाइड किया जाए। स्वैप फ्री इस्लामिक अकाउंट्स में क्या होता है कि आपका जो ब्रोकर है वो आप वो आपकी ट्रेडिंग पोजीशन पे जो कि 24 आवर से ज्यादा लंबी खुली है उस पे वो इंटरेस्ट वगैरह या सूद वगैरह चार्ज नहीं करता। लेकिन वो आपसे एक फिक्स्ड कमीशन लेता है। क्या लेता है? फिक्स्ड कमीशन। ये बात याद रखिएगा कि इस्लाम में फिक्स्ड कमीशन हराम नहीं है। फिक्स्ड कमीशन हलाल है क्योंकि वो एक फिक्स्ड रेट होता है जो आप चार्ज करते हो, उसको आप समझ लो कि वो एक फिक्स्ड कमीशन आपका एक एक तरह से प्रॉफिट है। ठीक है। आपको ब्रोकर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसका प्रॉफिट आपसे ले रहा है एक फिक्स्ड कमीशन के तौर पे। फिक्स्ड कमीशन ये होता है कि जैसे वो आपसे $10 चार्ज करता है या $5 चार्ज करता है, उससे ज्यादा आपसे चार्ज नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर आपकी पोजीशन 24 घंटे से ज्यादा खुली हुई है, ठीक है ना, वो इस्लाम में अलाउ है, वो इस्लाम में बिल्कुल जायज है। ठीक है। ले और इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, इंटरेस्ट हमेशा चेंज हो रहा होता है। ठीक है। कभी कभी आपको इंटरेस्ट में नफा होता है, कभी आपको नुकसान होता है, आपको पता नहीं होता कि आपको नफा होगा या नुकसान होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल हराम है इस्लाम में। तो आप हमेशा या तो आप डे ट्रेडिंग, इंटरडे डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करें जिसमें आपकी ट्रेडिंग पोजीशन जो है वो 24 घंटे से पहले ही पहले क्लोज हो जाए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा स्वैप फ्री इस्लामिक अकाउंट्स में ट्रेड करें। अपने ब्रोकर से बोलें कि आपको स्वैप फ्री इस्लामिक अकाउंट्स प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। फिर उसके बाद लिमिटेड गरार हो। लिमिटेड गरार का मतलब ये होता है, गरार एक हमारे पास अरबी वर्ड है जिसका मतलब है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है हमें पता नहीं होता कि अब क्या होगा। ठीक है ना। जब आपको श्योरिटी नहीं होती तो हम उसको बोलते हैं गरार। तो आपकी ट्रेडिंग में गरार ना हो। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध बाय और सेल कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, आप मार्केट में क्या चल रहा है, बस आप आए अपने आपका जब जब दिल चाहे आपने बाय कर दिया, जब आपके दिल ने कहा कि सेल कर दो आपने सेल कर दिया। उसके दरमियान कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप बाय सेल क्यों कर रहे हो। तो ये इस्लाम में हराम है। अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करते हो, अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हो जिसको हम बैटिंग बोलते हैं, आपसे बैटिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये हराम हो गया। आप इससे अवॉइड करें। अगर आपके जो ट्रेडिंग में लिमिटेड गरार है, जो आपके ट्रेडिंग में जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में अनसर्टेनिटी या गरार कम है, तो वो आपका हलाल है, तो वो ट्रेडिंग आपकी हलाल है। एवॉइड मैसिर। इसी तरह हमारे पास एक और अरेबिक टर्म है, उसको हम बोलते हैं मैसिर। मैसिर का मतलब है, मैसिर का मतलब है आपका गैम्बलिंग, जुआ खेलना। ठीक है। आपने जुआ नहीं खेलना। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस आप जुआ खेल रहे हो। अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को आपने जुआ नहीं बनाना। आपने जो भी ट्रेड करना है आपने उसको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल वे से, वो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी टेस्टेड होना चाहिए। और वो साइंटिफिक, लॉजिकल और और जो भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो उसके बिहाइंड साइंटिफिक, लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजन होना चाहिए। ठीक है ना। और वो कैसे होगा? वो इस तरह होगा कि अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को अच्छी तरह बैक टेस्ट करें, मार्केट में अप्लाई करने से पहले आप उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डेमो अकाउंट में आप उसको अप्लाई करो और उसको बैक टेस्ट करो कि वो स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है ना। और आप टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है ना, या फिर उसके अलावा आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस
ठीक है ना, या फिर आप सेंटिमेंटल एनालिसिस। ये चार तरह की एनालिसिस आप यूज करके ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल हलाल है। ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपको जो पॉइंट्स के नोट्स लेने हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ और मैं फर्दर पॉइंट्स हलाल और हराम के डिस्कस करूंगा फॉरेक्स और सीएफडी ट्रेडिंग के हवाले से। ठीक है। चले, अब मैंने पॉइंट्स अब लिख लिए हैं, अब मैं इनको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है। सबसे पहले आपने एक्सेसिव लेवरेज नहीं लेना। मैं आपको लेवरेज पहले बता चुका हूं कि लेवरेज एक ब्रोकर से टेम्पररी लोन होता है जो आप लेते हो ताकि आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन का साइज जो है वो बढ़ा सको, और आप ज्यादा और आप अपने छोटे पैसे से ज्यादा पैसे बना पाओ। ठीक है, टेम्पररी लोन जो या फिर लेवरेज जो है वो इटसेल्फ इस्लाम में हराम नहीं है। ठीक है। लेकिन आपने लेवरेज जो लेना है ना वो आपने मैक्सिमम, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आपने लेवरेज 1:100 तक आपने लेवरेज लेना है। और मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो पे बता चुका हूं कि 1:100 लेवरेज या फिर ये जो लेवरेज के रेशियो हैं ये किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे लेवरेज की। अगर आपका कैपिटल जो है वो है, सपोज करें, $100। ठीक है। और ब्रोकर ने जो आपको लोन दिया है, टेम्पररी लोन दिया है, वो है $1000। तो आप क्या करेंगे, अपने कैपिटल को आप डिवाइड करेंगे ब्रोकर के लोन से, तो वो आपके पास लेवरेज आ जाएगा। तो आप 100 करोगे, आप 100 को डिवाइड करोगे 1000 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1:100। तो यहाँ पे हमारे पास लेवरेज इस सिचुएशन में 1:100 बन गया। ठीक है। 100 को आप डिवाइड करोगे 1000 से तो आंसर आएगा 1:100। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लेवरेज। सही है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा 1:100 लेवरेज लो। ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हो, जैसे आपको मार्केट में कुछ टाइम हो गया है और आपकी स्किल्स बस ठीक है कि इतना है कि आप प्रॉफिट कमा पाओ थोड़ा सा, तो इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रेडर्स। तो आपका जो लेवरेज होना चाहिए मैक्सिमम वो 1:50 होना चाहिए। ठीक है। ये सारे के सारे रूल जो मैं बता रहा हूँ ना ये इस्लामिक शरिया काउंसिल ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है ना। उसके बाद, क्योंकि जब आप सल्लम के जमाने में, जब हजूर पाक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी तो उसमें ये सारे रूल्स नहीं थे। अब दुनिया चेंज हो चुकी है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक जा चुका है, तो उसके हिसाब से इजमा काउंसिल बैठा, उन्होंने नए रूल्स बनाए सीएफडीज ऑफ और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। और ये बताया कि इन इन अगर आप इन इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपकी ट्रेडिंग हलाल है। ठीक है। अच्छा, अगर आप बिगनर ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती, आप सीख रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लेवरेज जो इस्तेमाल करो वो है 1:30। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज है कि अवॉइड डिपॉजिट बोनस फ्रॉम द ब्रोकर। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे आप अपना कैपिटल खुलवाते हो ना तो ब्रोकर अपने प्रमोशन के लिए आपको, जैसे आपको कहता है कि आप $100 जमा कराओ, हम आपको $100 का बोनस और देंगे, मजीद देंगे। तो ब्रोकर का जो बोनस है वो $100 है, आपका जो डिपॉजिट है वो $100 है। अब वो ये दोनों मिलके आपका जो बोनस आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल हो जाता है वो हो जाता है $200। ये हराम है। उसकी वजह यह है कि जो ब्रोकर ने जो आपको डिपॉजिट बोनस जो आपको दिया है, ठीक है ना, उससे आप प्रॉफिट तो कमा सकते हो लेकिन आप बोनस को विड्रॉ नहीं कर सकते। आप अ, जो आपको बोनस दिया गया है ब्रोकर की तरफ से, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है ना। सही है। उस बोनस पे आपका कोई, जैसे मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं कि आपके पास
एसेट में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में आपके पास या तो फिजिकल एक्चुअल ओनरशिप हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप हो, तो बोनस अगर आप ब्रोकर से लेते हो तो आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप नहीं होती, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो बोनस हराम हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद एवॉइड ट्रेडिंग विद मार्केट मेकर ब्रोकर्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपने मार्केट मेकर ब्रोकर से ट्रेड नहीं करनी। अगर आप उनके साथ ट्रेड करते हो तो आपकी ट्रेडिंग हराम है, ठीक है। उसके बाद है एवॉइड ट्रेडिंग ऑन हराम और नॉन शरिया कंप्लाइंट एसेट्स। मतलब यह है कि आपने हराम एसेट्स पे ट्रेड नहीं करना। हराम एसेट्स का मतलब वो कंपनीज जो कि अल्कोहल बना रही हैं या कोई भी हराम हराम प्रोडक्ट बना रही हैं, हर वो प्रोडक्ट, हर वो चीज जो इस्लाम में हराम है, अगर कोई कंपनी वो चीज बना रही है तो आप उस पे ट्रेड ना करो, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने इवॉइड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आपने लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को इवॉइड करना है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो आपके पास रिस्क और रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड करो। रिस्क और रिवॉर्ड, ठीक है, प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिस्क लिया 2% या 5%, आपने रिस्क लिया और आपने 1% प्रॉफिट या रिवॉर्ड बनाया, ये हराम है। क्योंकि आप 5% रिस्क ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ 1% प्रॉफिट या रिवॉर्ड बनाने के लिए, तो ये नेगेटिव रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव है ये, ठीक है। अब अगर हम 1% रिस्क लेते हैं और 2% प्रॉफिट या रिवॉर्ड बनाते हैं, ये हमारे पास हलाल हो गया, क्योंकि हमारे पास इसमें पॉजिटिव रिवॉर्ड टू रिस्क है, रेशियो है, ठीक है ना। आप रिस्क कम ले रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो। अगर आप रिस्क ज्यादा लेके प्रॉफिट कम कमाते हो तो वो हराम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो नॉन शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है उससे आपने एवॉइड करना है। नॉन शरिया कंप्लाइंट वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो इस्लाम में अलाउ नहीं है। इसमें आता है ग्रेड ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, टिक स्कैल्पिंग, स्पूफिंग, लेयरिंग, मार्टिनगेल, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीकिंग एडवांटेज फ्रॉम इनएफिशिएंसीज ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, मैं आपको ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने जाना है गूगल में और इन स्ट्रेटजीज के बारे में जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने पहले इस वीडियो को पॉज करना है और ये स्ट्रेटजीज के बारे में आपने गूगल में सर्च करना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं जो कि हराम है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, ट्रेडिंग विथ टीयर 1 रेगुलेटेड सीएफडीज ब्रोकर। हमने हमेशा टीयर 1 ब्रोकर के साथ, सीएफडी ब्रोकर के साथ या फॉरेक्स ब्रोकर के साथ हमने ट्रेड करनी है। और टीयर 1 ब्रोकर वो होते हैं जो साइसेक के साथ, जो कि साइसेक जो है वो एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है साइप्रस की, ठीक है ना, या फिर एफसीए के साथ, एफसीए जो है वो फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है यूके की। एएसएस एएसआईसी एएसआईसी के साथ, एएसआईसी जो है वो फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑस्ट्रेलिया की। एस्मा के साथ, एस्मा यूरोप की अथॉरिटी है। एसईसी और सीएफटीसी, सीएफटीसी जो है वो यूएस की अथॉरिटी है। एफएमए न्यूजीलैंड की अथॉरिटी है। और एफसीएसी जो है वो कनाडा की फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आपने उन ब्रोकर के साथ ट्रेड करना है जो जो इन टीयर 1 रेगुलेटर के साथ ऑथराइज्ड हो। अगर वो इन टीयर 1 रेगुलेटर के साथ ऑथराइज नहीं है तो आपने उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करनी। और अगर आप ट्रेड करोगे तो वो हराम है, क्योंकि वो ब्रोकर जो होते हैं जो कि टीयर 1 रेगुलेटेड ब्रोकर के नहीं होते, वो ज्यादातर 90% केसेस में वो लोग मार्केट मेकर्स होते हैं। वो लोग ट्रू ईसीएन या फिर रॉ स्प्रेड या फिर आप समझ लें कि एसटीपी ब्रोकर्स नहीं होते, वो लोग मार्केट मेकर ब्रोकर्स होते हैं। लेकिन जो ब्रोकर्स टीयर 1 रेगुलेटेड होते हैं, जो जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, वो लोग ईसीएन, एसटीपी और रॉ स्प्रेड्स ब्रोकर होते हैं, इसलिए उनके साथ ट्रेडिंग करना जायज है, ठीक है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखेंगे और आप फिर ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग और जो है वो हलाल कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने ये पूरी जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 101 का जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स की एक कंक्लूजन थी, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 101 हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है।